जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा जी, एक और वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। अब ये जो इतना बड़ा नाम है ना दोस्तों, इसमें आप लोगों को सारी चीज़ समझ आ गई होगी। इंटरनेशनल का भी मतलब समझ गए हो, इकोनॉमिक का भी मतलब समझ गए हो, सोशल एंड कल्चरल राइट का भी पता चल गया। लेकिन इसमें एक चीज़ है, ये वर्ड है कवेनेंट। ये अजीब भला है। अगर ये हमें समझ आ गया ना, ये सिर्फ ये इतना वाला वर्ड ये अगर समझ आ गया ना, तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट हमें समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ। देखें जी, यार ये जो वर्ड कवेनेंट है ना इंग्लिश का, इसका मतलब होता है फॉर्मल एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट या प्रॉमिस। कोई माहिदा, कोई एग्रीमेंट, कोई वादा, इसको बोलते हैं कवेनेंट। तो कवेनेंट यानी एग्रीमेंट। अब इसमें होता ये है कि जब दो या तीन चार जितनी भी पार्टीज होते हैं, जितने भी लोग होते हैं या जितने भी कंट्रीज होते हैं, जब ये आपस में कोई कवेनेंट करते हैं यानी एग्रीमेंट करते हैं, तो उसमें फिर क्या होता है कि ये जनाब इनके ऊपर कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन आ जाते हैं कि उनको कुछ काम करने होते हैं। ठीक है, जब आप किसी के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो फिर आप क्या करते हो, आपके आपके ज़िम्मे कोई काम लग जाता है ना, कि भाई अब आपका मेरे साथ एग्रीमेंट हो गया, आपने ये काम करना है। अगर नहीं करेंगे तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर नहीं करेंगे तो फिर आपकी मतलब ठीक है ना, आपकी क्लास ली जाएगी। ये इसको बोलते हैं एग्रीमेंट। तो जो लफ्ज़ कवेनेंट है ना, वैसे इंटरनेशनल लॉ के अंदर अगर हम देखें फॉर्मल तौर पे, ये इट इज़ अ टाइप ऑफ ट्रीटी। ट्रीटी का मतलब भी एग्रीमेंट होता है। ठीक है ना, एग्रीमेंट यानी इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ राइट्स आपके बता दिए जाते हैं, आपकी ड्यूटीज़ भी बता दी जाती हैं, और वो असूल भी बता दिए जाते हैं जिस असूलों के तहत आप इस एग्रीमेंट का हिस्सा बनते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर 5 बड़े देश हैं, वो आपस में कोई कवेनेंट करते हैं यानी आपस में कोई एग्रीमेंट करते हैं, माहिदा करते हैं। तो उसमें क्या होगा, उसमें ये आपस में कोई जो भी काम कर रहे होंगे, और इनकी कुछ इनके ज़िम्मे काम लगेगा, कुछ इनके राइट्स की बात की जाएगी। ठीक है, सो लफ्ज़ कवेनेंट का मतलब होता है एग्रीमेंट या ट्रीटी, लोगों के बीच में, कंट्रीज़ के बीच में। ओके जी। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट। तो इसका मतलब अब ये हुआ कि यार ये एक यूनाइटेड नेशन की ट्रीटी या एग्रीमेंट है। यूनाइटेड नेशन का तो पता है ना तुम लोगों को, यूएनए। ये जनाब इसका एक माहिदा है, इसकी ट्रीटी है। किसके मुतलिक है ये चीज़? ये एक तो इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल का मतलब ये है कि या ये पूरी दुनिया के अंदर फॉलो किया जाता है, यानी पूरी दुनिया में तकरीबन 172 या 173 जो कंट्रीज़ हैं, उन्होंने इस एग्रीमेंट का ये हिस्सा है, उसमें ये सारे के सारे पार्टीज़ हैं। वैसे जो हमारे यहाँ आमतौर पे जो एग्रीमेंट होता है लोगों के बीच में, उसमें कितनी पार्टीज़ होती हैं? 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ना। लेकिन भाई साहब ये इंटरनेशनल है, और इस इंटरनेशनल में 172 या 173 कंट्रीज़ इसका हिस्सा हैं। यानी इन्होंने इसके ऊपर साइन किया हुआ है, ये इसके अंदर इस एग्रीमेंट माहिदा का ये लोग हिस्से हैं। मैं लोग कह रहा हूँ, मतलब ये कंट्रीज़। ठीक है जी। तो अब ये एक तो इंटरनेशनल हो गया, ऊपर से ये कवेनेंट यानी ये एग्रीमेंट हो गया, माहिदा हो गया। किसके मुतलिक है? इकोनॉमिक के ऊपर यानी मईशत के ऊपर। मईशत यानी यही किस तरह मुल्क चलता है, कारोबार, ट्रेड, आपकी जॉब वगैरह, इन चीज़ों के ऊपर, पैसे के मुतालिक। उसके बाद है सोशल, यानी कि सोशल जो आपके राइट्स होते हैं, और बाद में है कल्चरल राइट्स। तो अगर हम इस नाम को डाइसेक्ट करते हैं, मैं इस पूरे के पूरे जो टाइटल है इसको मैं तोड़ूंगा ना, तो एक तो ये इंटरनेशनल है, ऊपर से ये कवेनेंट है यानी ये एग्रीमेंट है। किसके मुतल्लिक है? इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के मुतल्लिक है। तो ये किसने बनाया भाई साहब? यूनाइटेड नेशन है जनाब। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल इदारा है एक, जिसके सारे कंट्रीज़ मेंबर हैं। और इसने ये कब बनाया था? एक तो इसने 1966 में ये जनाब इसको अडॉप्ट किया था, ये ट्रीटी मुआहदा बनाया था। लेकिन ये जो इफ़ेक्टिव है ना, ये यूज़ किया जा रहा है 1976 से लेकर 1976 से ये इफ़ेक्टिव है। उसके बाद से ये एग्रीमेंट जनाब लागू है सबके ऊपर। तो अब इसमें है क्या? इसमें एक्चुअली ये है कि जो भी कंट्रीज़ इस एग्रीमेंट का या इस माहिदा का हिस्सा है ना, उनके ऊपर एक पाबंदी लगा दी गई है, या इनको मेक श्योर किया गया। पाबंदी से मुराद के इनके ज़िम्मे कोई काम लगा दिया है, वो ये कि भाई आपने अपने मुल्क के अंदर लोगों को बेहतर हेल्थ देनी है, बेहतर एजुकेशन देनी है, और उनके जितने भी सोशल और कल्चरल राइट्स हैं वो आपने प्रोवाइड करने हैं। सिंपल। तो ये जो इंटरनेशनल जो कवेनेंट है, एग्रीमेंट है, ये इसके जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, 172, कहीं पे 173 भी लिखा होता है। तो ये सारे कंट्रीज़ पाबंद हैं कि वो अपने मुल्क के अंदर अपने शहरियों को, उनको इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स प्रोवाइड करें, बस।
देखो ना यूनाइटेड नेशन कितना सियाना है। हाँ, सब मुल्कों 172-73 को कहा कि भाई इसको साइन करो, उन्होंने साइन कर दिया। अब उनको उनके ऊपर एक जिम्मेदारी लगा दी है कि भाई तुम लोगों ने अपने अपने देश, अपने अपने मुल्क में लोगों को इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स देने हैं। नहीं दिए तो फिर तुम लोगों को मैं देखूंगा। ठीक है, तो ये यूनाइटेड नेशन है। अच्छा, तो वैसे ये जो कवेनेंट है ना, ये जो माहिदा था इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल राइट्स के ऊपर, यार इसके साथ दो और डॉक्यूमेंट भी थे। अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों को मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। उसमें 3 इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स आते हैं। एक तो आता है ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसके बाद एक आता है इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन क्या कहते हैं, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, और उसके बाद जो तीसरा डॉक्यूमेंट था वो भाई साहब ये था जो अभी हम पढ़ रहे हैं, यानी इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल राइट्स। इन तीनों डॉक्यूमेंट को मिला के हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो उसमें जो पहला डॉक्यूमेंट था अपना यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वो तो मैंने आपको सारे डिटेल में बता दिया। और उसके बाद है अपना इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो इसका तीसरा डॉक्यूमेंट था वो अभी हम पढ़ रहे हैं, जो इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के मुतालिक है। अच्छा, ये जो इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट है ना, यानी ICCPR ये वाला, और दूसरा ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ICESCR, ये दोनों जनाब एक ही दिन में इनका जन्म हुआ था। ये दोनों यानी कि ट्विन्स हैं, ये दोनों जुड़वा बहन भाई हैं आपस में, समझ गए ना। ये है। बाकी जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स है वो ज़रा पहले आया था, वो 1948 में आया था, और ये 1966 में आए थे दोनों डॉक्यूमेंट्स। ये दोनों बहन भाई हैं, वो एक उनकी माँ है। ये तीनों मिलके क्या कहलाते हैं, इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स कहलाते हैं। ओके जी। अच्छा, लेकिन अब ये जो एग्रीमेंट है ना, ये माहिदा तो हो गया मुल्कों के बीच में, इन्होंने साइन सुन कर दिया, लेकिन भाई अब इसके ऊपर अमल भी तो करना है ना। तो इस ट्रीटी या इस कवेनेंट या इस एग्रीमेंट या इस कॉन्ट्रैक्ट, इस वादे को इन्फोर्स करने के लिए ना एक कमेटी भी बनाई है यूनाइटेड नेशन ने। हाँ जी, यूनाइटेड नेशन ने एक कमेटी बनाई है सियाने लोगों की, जिसका नाम है UN कमेटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। यानी ये जो कवेनेंट है, ये जो एग्रीमेंट है, इसको इन्फोर्स करने के लिए भी एक कमेटी बनाई है यूनाइटेड नेशन ने, और वो सारे मुल्कों के ऊपर नज़र रखती है, जो भी इसके जो पार्टीज़ हैं, यानी 172, 173 जो भी कंट्रीज़ हैं ना, जिन्होंने जो जो इसका हिस्सा बने हुए हैं, उनके ऊपर ये कमेटी नज़र रखती है कि क्या वो अपने मुल्क के अंदर इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स लोगों को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। बाय द वे पाकिस्तान भी इस जो है ना कवेनेंट का यानी कि पार्टी है इसमें, उसने भी जनाब इसके ऊपर दस्तखत किए हुए हैं। ठीक है जी, ये इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं ज़रा ये भाई कब बनी थी ओरिजिन। यार इसकी जो शुरुआत थी ना, वो हुई थी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। जैसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स लोगों ने बनाए 1948 के अंदर, एक लिस्ट बनाई, 30 आपके ह्यूमन राइट्स बनाए। तो तभी लोगों ने सोचा कि यार अब एक, चलो ये तो हमने वैसे डॉक्यूमेंट बना लिया, लेकिन ये डॉक्यूमेंट आपको पता था एक लीगल नहीं, इसकी बाइंडिंग नहीं थी। तो लोगों ने कहा यार अब एक माहिदा भी कर दिया जाए ना, एक हम माहिदा भी बनाते हैं। ठीक है ना। तो 1945 में सैन फ्रांसिस्को में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो वहाँ पे यूनाइटेड नेशन ने एक प्रपोज दिया था, डिक्लेरेशन ऑन द एसेंशियल राइट्स ऑफ मैन। तो उसके बाद जनाब फिर यूनाइटेड नेशन का जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है ना, उसने कहा कि यार ये जो है ना ह्यूमन राइट्स बहुत हैं, इनको हम ना कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। तो एक कैटेगरीज जो थी ना, इकोनॉमिक एंड सोशल जो काउंसिल है, उसने कहा कि यार सिर्फ इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स के ऊपर अलग से हमें एक माहिदा बनाना चाहिए, ताकि सारे मुल्कों को पाबंद किया जाए। ठीक है जी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि जनाब ये मामला शुरू हो गया। पहले पहले तो ना ये पता है क्या कर रहे थे, एक ही जो है ना एक ही जो है ना एग्रीमेंट बना रहे थे, एक ही ट्रीटी या कवेनेंट बना रहे थे। लेकिन बाद में फिर यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर्स हैं वो उनका आपस में फटा पड़ गया, लड़ पड़े। उन्होंने कहा नहीं नहीं यार, हम ये दो यानी ट्रीटीज़ या दो एग्रीमेंट बनाते हैं। कौन कौन से? एक सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का एक अलग बनाते हैं, ठीक है, ICCPR, और दूसरा ये अपने वाला जो अभी पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल राइट्स। इन दोनों को इन्होंने अलग अलग माहिदा कर दिया, क्योंकि इन दोनों की कह रहे थे कि यार ये अगर एक ही ट्रीटी बनाएंगे ना तो वो लंबी चौड़ी हो जाएगी, पेचीदा हो जाएगा, मामला बड़ा गिट हो जाएगा। तो इसको बेहतर है कि इनको अलग अलग ही रखते हैं। तो इन्होंने फिर एक सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की अलग बनाई, जिसको हम क्या कहते हैं, ICCPR यानी इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। और जो दूसरी ट्रीटी है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जिसको ICESCR कहा जाता है, यानी इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स के ऊपर। ठीक हो गया जी। तो ये फिर अलग अलग ट्रीटी, तो ये दोनों जो ट्रीटीज़ हैं ये आपस में बहन भाई हैं, दोनों जुड़वाएं। इन दोनों का जो वजूद आया था 1966 में आया था। ठीक हो गया जी। तो जनाब ये मैंने आपको इसकी हिस्ट्री भी बता दी।
अब हम देखते हैं इसका मकसद क्या था, ICECCR का मतलब क्या था, मकसद क्या था एक्चुअली। इसका यार मकसद ये था कि एक तो लोगों के जो इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स हैं ना, उनको प्रोटेक्ट किया जाए और उनको प्रमोट किया जाए। लोगों को बताया गया जाए कि भाई आपके इकोनॉमिक राइट्स भी हैं, आपके सोशल राइट्स भी हैं, आपके कल्चरल राइट्स भी हैं, ठीक है ना। तो वैसे तो पॉलिटिकल और जो सिविल राइट्स हैं उसकी तो बहुत चर्चा होती है और सबसे ज़्यादा उसके ऊपर ही बात होती है, लेकिन जनाब इस ट्रीटी के ज़रिए ये भी बताया गया कि भाई साहब कुछ आपके इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स भी होते हैं, ठीक है। इसका मज़ीद ये मकसद ये भी था कि ये गारंटी दी जाए कि जितने भी लोग हैं, जो भी ह्यूमन हैं, वो जनाब आज़ादी से अपनी एक सोशल लाइफ गुजार सकें, अपने कल्चर को जो है ना इंजॉय कर सकें, कल्चरल राइट्स को इंजॉय कर सकें, और सबसे बढ़ के उनका जो इकोनॉमिक राइट्स हैं कि वो अच्छा खाएं, अच्छी जॉब करें, उनको कारोबार करने की इजाज़त हो, उनको कमाने की इजाज़त हो और अच्छी जगह जॉब करने की इजाज़त हो, उनके ऊपर किसी किस्म की पाबंदी ना हो। ये सारे इन राइट्स को ये गारंटी करता है ये ट्रीटी। ओके जी, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो दोस्तों जब ये माहिदा बनाया गया था ना, तो इसमें तकरीबन 31 आर्टिकल्स हैं और इसके उसको 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या होता है? एक इंट्रोडक्शन होता है। जब भी कोई कानून या ट्रीटी या माहिदा या डिक्लेरेशन बनता है ना दोस्तों, तो उसका सबसे पहला जो पेज होता है वो होता है प्रियम्बल। प्रियम्बल में उसका तारुफ करवाया जाता है, उसका इंट्रोडक्शन कराया जाता है, यानी उसकी तारीफ की जाती है। तो उसका जो प्रियम्बल है उसमें बताया गया है कि इस कवेनेंट, इस एग्रीमेंट का क्या पर्पस है और इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पार्ट 1। उसमें आर्टिकल 1 की बात की गई है, जिसमें बताया गया है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन। उसने कहा कि यार जितने भी लोग हैं ना, ये उनको पूरा राइट दिया गया है कि वो अपने लिए अपना पॉलिटिकल स्टेटस डिटरमाइन करें, अपने लिए इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर डेवलपमेंट का राइट करें। यानी उनको खुली आज़ादी है कि वो किसी किस्म का भी इकोनॉमिक राइट्स इंजॉय कर सकते हैं, किसी किस्म का भी अपना सोशल और कल्चर राइट्स को डिटरमाइन भी कर सकते हैं और इंजॉय भी कर सकते हैं। उसके बाद जो पार्ट 2 है उसमें आर्टिकल 2 से लेकर 5 हैं और इसमें कि जनरल ऑब्लिगेशंस की बात की गई है। जितनी भी स्टेट पार्टीज़ हैं ना, उनकी ऑब्लिगेशंस की बात की गई। मिसाल के तौर पर उन्होंने किस तरह जो है ना, इसका जो प्रिंसिपल है प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन, उसके ऊपर अमल करना है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन को प्रोमोट करना है और इंटरनेशनल कोऑपरेशन में अपना हिस्सा डालना है। उसके बाद जो तीसरा पार्ट है वो है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर राइट्स। जी जनाब, यही सबसे अहम है भाईजान। इसमें आर्टिकल 6 से लेकर 15 जो है ना, ये आर्टिकल्स, ये इसमें बताया क्या है कि आपके इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर राइट क्या है। मिसाल के तौर पर राइट टू वर्क, यानी आपको काम करने का हक दिया जाता है। आप नौकरी करें, कारोबार करें, आप कमाएं, फ्रीलांसिंग करें, यूट्यूब चैनल बनाएं, कुछ भी करें। सोशल सिक्योरिटी आपको दी जाएगी, ठीक है। अगर खुदा न खास्ता कोई पैंडेमिक है, वार शुरू हो जाती है, कोई भी इस तरह का मामला शुरू हो जाता है, ठीक है ना, आपको मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो आपको एक सोशल प्रोटेक्शन दी जाए, आपको पैसे दिए जाएँ ताकि आप अपना घर बार चला सकें। इसके अलावा एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको दिया जाए, हेल्थ, एजुकेशन, कल्चर आपको दी जाए, आपको अच्छी हेल्थ, आपको अच्छी एजुकेशन और आपको अपने कल्चर के अंदर अच्छे से ज़िंदगी गुजारने का भरपूर मौका दिया जाए। तो ये जो मेन आर्टिकल्स हैं ना, वो 6 से 15 हैं और वो हैं पार्ट 3 के अंदर। उसके बाद है पार्ट 4। इसके अंदर नेशनल प्लान्स ऑफ एक्शन की बात की गई। उन्होंने बताया कि आर्टिकल 16 से लेकर 25 तक ये बताया गया है कि जितने भी स्टेट पार्टीज़ हैं उन्होंने क्या करना है। एक तो इन राइट्स को अपने मुल्क में इन्फोर्स करवाना है, लोगों को ये राइट्स देने हैं और साथ में जनाब अपनी एक रिपोर्ट बना के ना पेश करनी है यूनाइटेड नेशन को कि हमने जनाब इस साल ये राइट्स लोगों को प्रोवाइड किए, ठीक है ना। तो देखें अब ये क्यों करना पड़ रहा है मेंबर स्टेट्स को, मुल्कों को ये क्यों करना पड़ता है। ऐसी क्या यानी कि इनके बेचारों के ऊपर मुसीबत आती है कि एक रिपोर्ट बना के यूनाइटेड नेशन को जमा कराते हैं और बताते हैं कि जी इस साल हमने इतने लोगों को जॉब्स दी, इतने लोगों को हमने सोशल प्रोटेक्शन दी, इतने लोगों को हमने कल्चर इंजॉय करने का मौका दिया। ये इसीलिए कि दोस्तों ये ट्रीटी है, ये माहिदा है। इसमें ये जो मेंबर स्टेट्स हैं ना, ममालिक जो भी इसके मेंबर्स हैं, तकरीबन 172, 173, ये इनके ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन है, ये इनके ऊपर बाइंडिंग है। वो जो अपना डॉक्यूमेंट था ना 1948 वाला, वो ही यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वो तो नहीं था, वो तो सिंपल डॉक्यूमेंट था। उसके अंदर सिंपल एक आउटलाइन थी। वो जो आंटी हाथ में पकड़ के बैठी हुई थी, जो मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था आपको, रोज वेलेट की बीवी जो थी, ठीक है, वो उसकी कोई लीगल बाइंडिंग नहीं थी। लेकिन ये लीगल बाइंडिंग है क्योंकि यार एग्रीमेंट है भाई, माहिदा किया है। ये ऐसे कोई हवाई फायर थोड़ी, हलवा थोड़ी है। तो इसीलिए
ये इनकी ऑब्लिगेशन होती है मुल्कों की, स्टेट पार्टीज़ की, कि वो हर साल अपनी एक रिपोर्ट सबमिट कराते हैं और बताते हैं कि भाईजान इस दफ़ा हमने ये काम किया। फिर यूनाइटेड नेशन उसको चेक चुक करता है और बताता है कि हाँ भाई ठीक किया है, नहीं किया। अगर कमी पेशी होती है तो फिर इनको रिकमेंडेशन, इनको सलाह मशवरे और इनको कुछ बताता है कि भाईजान ये काम करो। अच्छा जी, उसके बाद पार्ट 5 है, इसके अंदर फाइनल क्लाउजेज हैं। इसमें आर्टिकल 26 से लेकर 31 तक है। इसमें बताया गया है कि कब ये फोर्स में आया, इसके अंदर मजीद किस तरह अमेंडमेंट की जा सकती है इस माहदे को। और दूसरा ये है कि जो डिपॉजिटरी ऑफ द कवेनेंट है उसका भी जिक्र इसी फाइनल क्लाउजेज के अंदर है। तो भाईजान ये मैंने आपको सारा इसका स्ट्रक्चर बताया। अच्छा, इसमें ना इसका एक ऑप्शनल प्रोटोकॉल भी होता है। अब ये ऑप्शनल प्रोटोकॉल क्या होता है यार? एक्चुअली ऑप्शनल प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि एडिशनल एग्रीमेंट, यानी जो ऑलरेडी एक बड़ा माहिदा है ना, उसको सपोर्ट करने के लिए भी एक अलग से दूसरा एक यानी कि एग्रीमेंट किया जाता है जो एडिशनल होता है, जो इसको यानी कि इन्फोर्स कराने में आसानी होती है। ठीक है, अब मसला ये है कि इस पूरे के पूरे जो ट्रीटी है जिसके अंदर 31 आर्टिकल्स हैं, इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि अगर कोई इंडिविजुअल है ना, उसको शिकायत है, उसको उसके इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स उसको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। मिसाल के तौर पर एक मुल्क है, उसका नाम है पैराडाइज। ठीक है, उस पैराडाइज मुल्क जो है ना वो इस ट्रीटी की क्या यानी कि पार्टी है। ठीक है जी, और लेकिन वो अपने मुल्क में लोगों को सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स प्रोवाइड नहीं करता। तो उस पैराडाइज मुल्क का एक शख्स जो है ना, अगर वो अपने मुल्क के खिलाफ शिकायत लगाना चाहता है तो वो कहाँ जाएगा? वो जनाब इसके पास आ जाएगा। ठीक है ना? तो इसके पास उसका क्या प्रोसीजर होगा? वो सारा प्रोसीजर ऑप्शनल प्रोटोकॉल के अंदर लिखा हुआ है। हालांकि ऑप्शनल प्रोटोकॉल भी जनाब ICER का एक हिस्सा है, लेकिन ये एडिशनल एग्रीमेंट है, छोटा सा। ये सपोर्ट करता है बड़े जो एग्रीमेंट है उसको। ठीक है। अच्छा जी, इसमें फिर ये है कि एक कमेटी बनाई जाती है, उसका नाम है कमेटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट। ये जनाब इस तरह की जो कंप्लेंट या शिकायत आती है उनको रिव्यू करती है और उसको एड्रेस करती है। ये जो प्रोटोकॉल था ना, ये 2008 में बनाया गया था और ये इफेक्टिव है 2013 से। ठीक है, इसका सिर्फ एक ही काम है कि अगर कोई किसी बंदे को इस माहदे के तहत इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स नहीं मिल रहे, तो वो इस की जो कमेटी है वहाँ पे जाके उनके खिलाफ शिकायत दायर कर सकता है। और उसका सारा का सारा प्रोसेस इस ऑप्शनल प्रोटोकॉल के अंदर लिखा गया है। ऑप्शनल प्रोटोकॉल क्या होता है? ये एक एडिशनल एग्रीमेंट होता है जो मेन ट्रीटी को सपोर्ट करता है। ओके जी। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे कि इस जो कवेनेंट है, सोशो इकोनॉमिक एंड जो कल्चरल राइट्स है, इसके अंदर कौन से राइट जो है ना उनकी बात की गई है। वैसे तो बेतहाशा है, लेकिन जो मेन है ना, हम उसको यहाँ डिस्कस करते हैं। पेपर में भी आपने इतने लिखने, वैसे अगर आप सारे याद कर लें तो बादशाह बंदे हैं आप लोग माशाल्लाह, नहीं तो फिर यही लिखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले राइट टू वर्क की बात कीजिएगा कि भाई इस कवेनेंट में लिखा हुआ है कि जो भी शख्स है ना, किसी भी मुल्क में जो रहता है और जो भी कंट्री इस कवेनेंट या ट्रीटी या एग्रीमेंट का हिस्सा है, पार्टी है, वो अपने मुल्क के अंदर लोगों को पूरा एक राइट दे कि वो अपनी मर्जी की जॉब करें, अपनी मर्जी की जो है ना वो कारोबार करें, और जहाँ पे भी वो काम करें तो उनको अच्छी कंडीशन दी जाए, यानी उनसे कोई गुलामी नहीं करवाई जाए, यानी वो अपनी मर्जी की जॉब करें मज़े से, उनको कोई तंग ना करे। एक तो ये राइट है। दूसरा राइट टू सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी का मतलब ये है कि खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसे हालात आते हैं, मुल्क में जंग छिड़ जाती है, ठीक है, कोई गुर्बत आ जाती है, इकोनॉमिक हार्डशिप आ जाती है, डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो उस दिनों में, उस वक्त पे ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि अपने लोगों को सोशल सिक्योर करे, यानी उनकी खाने पीने का बंदोबस्त रखे, उनकी जॉब का बंदोबस्त रखे, और उनकी जो भी ज़रूरियात हैं हेल्थ के हवाले से वो उनको सिक्योर रखना है उसने। ठीक है, एक ये राइट हो गया। इसके अलावा राइट टू एन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि भाई एक तो ये है कि ये जितने भी कंट्रीज़ हैं जो भी इसके यानी कि जो इस ट्रीटी का वो हिस्सा हैं, उन्होंने अपने मुल्कों के अंदर जो अपने लोग हैं उनको एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देना है, जिसमें फूड, क्लॉथिंग एंड हाउसिंग, यानी रोटी, कपड़ा और मकान। जी जनाब भुट्टो, ठीक है ना? तो ये कम्युनिट इसमें भी लिखा हुआ है भाई साहब। एमें आप लोग मजाक उड़ाते हो भुट्टो साहब का, तो भाई भुट्टो साहब ने जो नारा मारा शायद यहीं से पकड़ा हो। हाँ जी, 1966 का जो ये कवेनेंट बनाया गया था सोशो इकोनॉमिक एंड जो कल्चरल राइट्स के ऊपर, तो इसमें लिखा हुआ है कि जनाब ये जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं ना, वो अपने मुल्क के अंदर लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान प्रोवाइड करें। अच्छा जी, दूसरा ये कि राइट टू हेल्थ, कि जो भी लोग हों उनको एक अच्छी हेल्थ दी जाए। उनका ये राइट है
कि वो फिजिकली और मेंटली तौर पर फिट रहें, ये ना फिजिकली वो फिट रहें और मेंटली पागल और चरिया बनते फिरें, ये नहीं भजन। दोनों आपने उनको हेल्थ देनी है, फिजिकल भी और मेंटल हेल्थ भी देनी है। ठीक है जी। इसके अलावा और राइट है, राइट टू एजुकेशन, कि प्राइमरी एजुकेशन जो है ना वो कंपलसरी होनी चाहिए और फ्री होनी चाहिए। सेकेंडरी एजुकेशन और उससे ऊपर जो एजुकेशन है वो लोगों को आसानी तौर पे प्रोवाइड की जाए, ताकि लोग अच्छे से एजुकेशन हासिल करें और अपनी मुल्क की तरक्की में कोई हिस्सा डालें। इसके अलावा राइट टू पार्टिसिपेट इन कल्चरल राइट्स, दूसरा ये है कि जो लोग हैं उनको अपने जो कल्चरल लाइफ है उसके अंदर भरपूर जो है ना मौका देने का राइट दिया जाए, कि वो अपनी कम्युनिटी में इंजॉय करें। ठीक है। और दूसरा ये कि कोई भी तरक्की होती है, साइंटिफिक प्रोग्रेस होती है, कोई भी इन्वेंशन होती है, तो उसको उसका ये फ़ायदा भी उठा सकें। मिसाल के तौर पर अगर जैसे अगर मोबाइल की जब स्मार्टफोन आया मार्केट के अंदर, तो अगर किसी मुल्क में अपना एक मुल्क जो है अपनी आवाम को ना ये स्मार्टफोन नहीं देता, तो ये जनाब एक्चुअली उनको साइंटिफिक प्रोग्रेस से वो फ़ायदा नहीं उठा रहे, तो ये उनका एक्चुअली राइट मुतासर कर रहा है। ठीक है। तो ये भी एक राइट है। तो दोस्तों ये थे इसके अहम राइट्स। ठीक है ना। तो राइट टू वर्क, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिया जाए, राइट टू हेल्थ है, इसके अलावा एजुकेशन है, और दूसरा ये कि उनको भरपूर मौका दिया कि वो पार्टिसिपेट करें अपने कल्चर लाइफ के अंदर। अच्छा जी। तो ये हो गए राइट्स। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। असल में दोस्तों ये हुआ है कि ये जितने भी मेंबर्स हैं ना इस कवेनेंट के, जब उन्होंने इसके ऊपर दस्तखत किया और इस माहिदे का वह हिस्सा बने, तो ऑटोमेटिकली इनके ऊपर ये एक लीगल बाइंडिंग है इंटरनेशनल लॉ के तहत कि इसके ऊपर उन्होंने अमल करना ही करना है। अगर नहीं अमल करते तो फिर इनको जनाब इनसे पूछा जाएगा, इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है और इनके ऊपर कोई इकोनॉमिक सैंक्शन भी लग सकती हैं। इसके अलावा दूसरा ये है कि अब ये कवेनेंट तो हो गया, एक मुल्क ने साइन भी कर दिया, लेकिन अब वो मुल्क अपने मुल्क में ये लोगों को ये राइट्स दे रहा है कि नहीं दे रहा, इसके लिए जनाब एक कमेटी बनाई गई है, कमेटी ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चर राइट्स, जो इस पूरी की पूरी ट्रीटी एग्रीमेंट को मॉनिटर करती है और साथ में रिपोर्ट करती है, बताती है कि भाई किस मुल्क ने कितना अमल किया है इन राइट्स के ऊपर। और दूसरा ये कि ये एक जर्नल कमेंट्स भी देते हैं। जर्नल कमेंट्स का मतलब होता है कि अगर इस ट्रीटी के हवाले से किसी मुल्क को कोई समझ नहीं आ रही कि वो अपने मुल्क में इसको इस तरह किस तरह इंटरप्रेट करे, किस तरह इंप्लीमेंट करे, उसकी इंटरप्रिटेशन समझ नहीं आ रही, तो जनाब इसकी जो कमेटी है ना, कमेटी ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स, वो जनाब आपको इंटरप्रेट करके भी देगी, आपको समझा के भी देगी, और उसको हम बोलते हैं आमतौर पे जर्नल कमेंट्स। जब ये जर्नल कमेंट्स इशू करते हैं तो इसका मतलब है कि ये अपनी इंटरप्रिटेशन और अब बताते हैं, एक्सप्लेन करके बताते हैं कि भाई इस ट्रीटी, इस एग्रीमेंट का फलां क्लॉज, फलां सेक्शन का, फलां आर्टिकल का ये मतलब है। सो दोस्तों ये था हमारा एक और टॉपिक। तो जनाब ये मैंने आपको बता दिया। तो ये जो थी ना कवेनेंट, ये थी जनाब इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स के ऊपर। ठीक है। 1966 के अंदर ये ट्रीटी बनाई गई थी। ये लीगली जो है ना बाइंडिंग है कंट्रीज़ के ऊपर जो भी इसका हिस्सा है, और लगभग 172 कंट्रीज़ इसका हिस्सा हैं, कहीं पे 173 भी लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो ये जो एक्चुअली ह्यूमन राइट्स के जो 3 बड़े डॉक्यूमेंट हैं ना, जिसको इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स भी कहा जाता है, उसका ये एक हिस्सा है। उसमें एक तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, एक दूसरा जो कवेनेंट है वो है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। तो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एक ट्रीटी, और दूसरी ट्रीटी ये अपनी इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चर राइट्स, ये दोनों बहन भाई हैं क्योंकि ये दोनों जुड़वा हैं, ये दोनों एक ही दिन बनाए गए थे 1966 में। तो जनाब अभी तो मैंने आपको ये बताया, अब अगली वीडियो में मैं आपको जनाब ये इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है ना, वो भी 1966 के अंदर ही बनाई गई थी, उसके ऊपर मैं आपको लेक्चर दूंगा। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।